तो बच्चों हम पढ़ रहे थे थर्ड चैप्टर निर्धनता एक चुनौती, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था निर्धनता रेखा के बारे में। हमने जाना था कि जो लोग जो न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर है वहाँ तक नहीं रह पाते वो लोग क्या हैं, गरीब हैं। और ये जो न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर है वही निर्धनता रेखा है, जिसे कैलोरी के रूप में भी मापा जाता है। तो रुपए प्रति माह जो खर्चा होता है उसके रूप में भी मापा जाता है, उसका हमने अध्ययन किया था। और उसके बाद हमने निर्धनता के जो आंकड़े हैं कि हमारे भारत में कितने प्रतिशत, 21.9% लोग क्या हैं, गरीब हैं, जिनकी संख्या 270 मिलियन है। याद है कुछ? तो ये सारी चीज़ें अध्ययन करने के बाद हमने बात की थी कि अब अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, असुरक्षित समूह और हमारे भारत देश में किस प्रकार निर्धनता में असमानताएं पाई जाती है विभिन्न राज्यों में, इसके बारे में जानेंगे हम अब। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों असुरक्षित समूह, जिसके कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि निर्धनता अर्थात निर्धन होने की संभावना सर्वाधिक किसमें होती है, जो समूह असुरक्षित होते हैं। असुरक्षित समूह जैसा कि हमने चर्चा की थी कि जैसे कि विधवा होती हैं, इसके अलावा विकलांग व्यक्ति होते हैं, जो SC ST अर्थात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग होते हैं, उन लोगों के निर्धन होने की आशंका अधिक होती है, क्योंकि ये लोग सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से सक्षम कम होते हैं। तो इन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो होते हैं सामाजिक समूह और एक होते हैं आर्थिक समूह। तो जो सामाजिक समूह है उसमें कौन आते हैं, उसमें आते हैं SC ST अर्थात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग। और इसके बाद यदि हम बात करें आर्थिक समूह की, तो आर्थिक समूह में कुछ लोग तो ऐसे गरीब होते हैं जो कि गाँव में रहते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि शहरों में रहते हैं। तो गाँव में रहने वाले मजदूर लोग अर्थात जिनके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं होती, और शहर में रहने वाले वो लोग जिनके पास जो कि क्या करते हैं, मजदूरी के रूप में किसी और के यहाँ काम करते हैं। जैसे कि हमने बात की थी कि जो श्रमिक होते हैं, मजदूर होते हैं, जो दिहाड़ी पर कार्य करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, एक तो सामाजिक समूह वो असुरक्षित होते हैं जिसमें कि कौन आते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति, और एक होते हैं आर्थिक समूह और उसमें आते हैं मजदूर, गांव में रहने वाले और शहरों में रहने वाले। यही सारी बात यहाँ पर लिखी गई है, जिसको कि हम देखते हैं। निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित सामाजिक समूह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं। आ गया बच्चों समझ में? तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सामाजिक की। किसकी बात कर रहे हैं? सामाजिक कि आपको ये ध्यान रखना है कि असुरक्षित समूह में दो समूह होंगे, सामाजिक और आर्थिक। तो सामाजिक में कौन आ गए? SC और ST के लोग, जो कि पिछड़ी जाति के माने जाते हैं। इसके बाद आर्थिक समूह में जो असुरक्षित समूह हैं वो होते हैं ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियत मजदूर परिवार। अनियत अर्थात जिनको कि समय समय पर काम नहीं मिलता, उनकी मजदूरी नियमित नहीं होती। इसके बारे में हम काफ़ी बार चर्चा कर चुके हैं। और जो ग्रामीण भूमिहीन कृषि परिवार है, जिसके बारे में तो हम फर्स्ट लेसन पालमपुर गांव की कहानी में काफ़ी बार बात कर चुके हैं। तो आ रहा है बच्चों समझ में? और आर्थिक में कौन आएंगे? मजदूर, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे वो शहरी हो। तो याद रहेगा, तो इसमें आएंगे ग्रामीण कौन, कृषक या मजदूर, और एक आएंगे शहरी। ठीक है बच्चों? तो आपको ग्रामीण में तो क्या लिखना है, श्रमिक लिख दो या मजदूर लिख दो, कुछ भी आपका जो मन करे वो लिख सकते हैं आप इसमें। और जो शहरी है उसमें आपने मान लो मजदूर लिख दिया। तो याद रहेगा आपको कि जो ये सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं। अब आपको ये बताएंगे कि कितने प्रतिशत मजदूर हैं या फिर कितने प्रतिशत SC ST जाति के लोग हैं जो कि गरीब होते हैं, क्योंकि हमने यहाँ बात की थी कि सर्वाधिक निर्धन होने की संभावना इनमें ही होती है। हमने बताया था असुरक्षा में जब पढ़ा था कि यदि कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे सूखा, अकाल या कोई भी जोखिम आता है, तो सर्वाधिक प्रभाव किन पर पड़ता है? इन लोगों पर पड़ता है, क्योंकि ये सामाजिक और आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से कितने प्रतिशत लोग हैं जो कि गरीब हैं। तो हम बच्चों सबसे पहले ये देखेंगे, हम कलर चेंज कर ले ताकि कि आपको डायग्राम एकदम क्लियर दिखाई देगा, कि हम यहाँ देखते हैं कि इंडिया में 22%, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि भारत में कितने 22% लोग क्या हैं? निर्धन हैं। मतलब ओवरऑल इंडिया में तो केवल 22% लोग निर्धन हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, ये सामाजिक समूह हैं और यहाँ पर हैं ये हमारे आर्थिक समूह।
आ रहा है बच्चों समझ में? तो सामाजिक समूह में यदि हम बात करें अनुसूचित जनजाति, ठीक है, और ये है अनुसूचित जाति। तो अनुसूचित जनजाति अर्थात ये है एसटी और ये है एससी। तो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, तो अनुसूचित जनजाति में 43% लोग क्या हैं? गरीब हैं। और जो अनुसूचित जाति है उसमें है 29% लोग क्या हैं? गरीब हैं। आप बच्चे समझ पा रहे हो कि कुल जो है हमारे भारत देश में गरीब वो तो है 22%, लेकिन जो अनुसूचित जाति है वो है 29% और अनुसूचित जनजाति है वो है 43%। बच्चों मैं यहाँ एक करेक्शन करवाना चाहूँगी कि ये तो होते हैं एसटी जनजाति और ये होते हैं एससी। ठीक है बच्चों, याद रहेगा, ये है आपकी शेड्यूल कास्ट और ये है शेड्यूल ट्राइब। आगे बच्चों समझ में? तो एसटी के तो 43% और एससी के 29% लोग क्या हैं? गरीब हैं, जबकि भारत में क्या अनुपात है? 22%। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम आर्थिक समूह की बात करें तो हमने बात की थी, एक तो ग्रामीण श्रमिक होते हैं जिनके पास क्या नहीं होती, अपनी खेती के लिए ज़मीन नहीं होती और वो दूसरे के यहाँ मजदूरी करते हैं। और एक बात करें हम शहरों की, तो शहर में ऐसे लोग होते हैं जो कि दूसरे से भवन निर्माण में लगे हुए या और किसी कार्य में लगे हुए मजदूर होते हैं जो कि दिहाड़ी पर कार्य करते हैं। जितना वो काम करते हैं उनको उतना वेतन मिलता है, वो भी बहुत कम। तो इसमें है अनियत जो कृषि श्रमिक है, इनको भी बहुत कम काम मिलता है। हमने याद है आपको, हमने पढ़ी थी डाला और रामकली की कहानी, तो उसमें आते हैं 34%। और यहाँ पर जो अनियत जो शहरी हैं वो भी आते हैं 34%। तो इस डायग्राम से आप एनालिसिस कर पा रहे होंगे कि भारत में निर्धनता जितनी है उसकी तुलना में जो सामाजिक समूह है और आर्थिक समूह है, इन लोगों में निर्धनता बहुत अधिक पाई जाती है, इसीलिए इन्हें असुरक्षित समूह कहते हैं। आगे बच्चों समझ में ये चीज़ें याद रहेगी कि एससी के कितने प्रतिशत, एसटी के कितने प्रतिशत, इसके अलावा ग्रामीण श्रमिक और शहरी मजदूर कितने प्रतिशत लोग क्या हैं? गरीब हैं। ये सामाजिक समूह है और ये आर्थिक समूह है। ठीक है बच्चों, अब इसी बात को हम देख लेते हैं। पहले हम अपना पेन चेंज कर लेते हैं। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सुविधा वंचित सामाजिक समूह को भूमिहीन अनियत दिहाड़ी श्रमिक होना समस्या की गंभीरता को दर्शाता है। अब बच्चों यहाँ पर एक बात और नोटिस करने लायक है। एक तो हमने सामाजिक समूह की बात कर ली, एक आर्थिक समूह की बात कर ली। अब मानो कोई व्यक्ति जो कि सामाजिक समूह एससी का जुड़ा हुआ है, अर्थात वो शेड्यूल कास्ट का है, और इसके अलावा वो गाँव में कोई क्या है, श्रमिक भी है जिसके पास खुद की मजदूरी नहीं है। तो यहाँ पर समस्या कैसी हो गई? गंभीर, मतलब असुरक्षा में भी असुरक्षा हो गया, अर्थात दोहरी क्या हो गई? असुरक्षित की संभावना हो गई। आगे बच्चों समझ में? आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना? यहाँ पर ये बताया गया है कि जो सामाजिक समूह है और आर्थिक समूह है, दो टाइप के लोग बताए हैं जो कि असुरक्षित होते हैं, और सामाजिक और आर्थिक दोनों ही चीज़ यहाँ पर एक जने में पाई गई और वैसा ही अधिकतर पाया जाता है। यदि हम इसको पालमपुर गांव की कहानी से रिलेटेड करें तो हमने बात की थी कि वहाँ पर जो लोग हैं, कौन से लोग हैं? अधिकतर कौन सी जाति के लोग हैं? अनुसूचित जाति के लोग हैं जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, अर्थात वो दूसरे के यहाँ पर क्या करते हैं? मजदूरी का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर समस्या गंभीर है, अर्थात वो लोग और भी अधिक असुरक्षित हैं। और इसमें अधिकतर बच्चों यदि देखेंगे तो महिलाएं, वृद्ध और जो बच्चे हैं उनकी कंडीशन और भी ख़राब होती है, क्योंकि वो असुरक्षित, सामाजिक भी असुरक्षित, आर्थिक उनके मम्मी पापा असुरक्षित, और इसके अलावा महिलाएं हैं, वृद्ध हैं और बच्चे हैं, तो वो और भी अधिक असुरक्षित हो जाते हैं। ठीक है, तो 1990 के दशक के दौरान अनुसूचित जाति, ग्रामीण कृषि श्रमिक और शहरी अनियमित मजदूर परिवार की निर्धनता में कमी आई है। तो बच्चों हम यहाँ जो हमने निर्धनता के अनुमान पढ़े थे तो हमने उसमें देखा था कि निर्धनता हमारे देश में धीरे धीरे कम हो रही है। हालांकि वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी हमारे देश में 22% लोग निर्धन हैं। तो इस प्रकार यदि हम इन लोगों के आंकड़े भी देखें जो कि अनियत दिहाड़ी श्रमिक हैं या ऐसे श्रमिक हैं जो कि क्या करते हैं, कृषि के रूप में श्रमिक करते हैं, तो ये लोगों की संख्या या इन लोगों का प्रतिशत भी धीरे धीरे कम हुआ है। लेकिन फिर भी हमने पिछली सारणी देखी थी या पिछला डायग्राम देखा था तो उसमें देखा था फिर भी इनका प्रतिशत हमारे भारत के देश के प्रतिशत से अधिक है। ठीक है बच्चों, आगे आपको यहाँ समझ में? आगे देखते हैं, इन असुरक्षित समूह में भी आय में क्या पाई जाती है? असमानता
पाई जाती है। कुछ जो होते हैं इसमें उनकी आय बहुत अधिक होती है तो कुछ लोगों की आय कम होती है। तो इस तरीके से उन लोगों में भी आय की क्या पाई जाती है, असमानता पाई जाती है। हम ये नहीं कह सकते कि ये मजदूर है तो इसकी आय भी इतनी होगी, ये श्रमिक है तो उसकी आय भी इतनी होगी। इन लोगों में भी आय अलग अलग होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि निर्धनता रेखा से ऊपर, जैसे 43% हमने बताया, तो बाकी लोग क्या है, निर्धनता रेखा से ऊपर ही तो है। उन 43% में भी आय अलग अलग होती है। समझ में आ रहा है बच्चों? समझ आपको? कुछ लोग और भी अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे कि महिलाएं हैं, वृद्ध हैं और बच्चे हैं। इन लोगों को परिवार के जो भी संसाधन हैं उनसे वंचित रहना पड़ता है। जैसे आपने देखा भी होगा कि गाँव में जो लड़कियां होती हैं तो उन लड़कियों को कोई पढ़ाया नहीं जाता है। इसके अलावा उनको जो भी घर में सामान आता है तो पहले बेटों को दिया जाता है, उनको नहीं दिया जाता है। आपने काफ़ी कहानियाँ पढ़ी होगी, आप 9th क्लास में आ गए, इससे पहले आपने देखा होगा कि किस प्रकार बच्चों के साथ क्या किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है ना। लड़कियों को तो क्या माना जाता है कि वो क्या करेंगी, शिक्षा हासिल नहीं करेंगी, उनको तो क्या करना है, घर के कार्य करने हैं, उसके बाद उनकी जल्दी ही क्या कर देनी है, शादी कर देनी है। जबकि बच्चा जो उनका लड़का होता है उसको वो मानते हैं कि नहीं, वो तो हमें कमा कर देगा, आगे जाके हमारा भविष्य है। तो इस तरीके से वो लोग उस पर अधिक इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसी प्रकार वृद्ध लोगों के साथ होता है कि यदि उन्हें कोई बीमारी लगती है तो वो क्या करते हैं, उसका इलाज नहीं करवा पाते। ऐसी हम बहुत सारी स्टोरी पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये लोग असुरक्षित में भी असुरक्षित लोग होते हैं। आगे बच्चों समझ में? आगे देखें हम। अब आगे के लिए हम देखेंगे शिव रमन की कहानी, जो कि आपको ये शो करेगी कि असुरक्षित में भी असुरक्षित लोग किस तरीके से होते हैं, जिनके निर्धन होने की संभावना बहुत अधिक होती है। आ रहा है बच्चों समझ में? तो शिव रमन तमिलनाडु के करूर कस्बे में रहता है और वो करूर कस्बा है, वहाँ पर हथकरघा उद्योग वगैरह काफ़ी फेमस है। आपको मैं सारी कहानी ना बता के केवल उसके आउटलाइंस बताऊंगी, क्योंकि आप कहानी को अपनी बुक में पढ़ ही सकते हैं। तो इसमें अब आपको ये बताने की ज़रूरत तो है नहीं ना कि कहानी किस काम आएगी हमारे, क्योंकि ये कहानी जो हमने असुरक्षित समूह वाली चीज़ें पढ़ी है ना, उससे वो रिलेट करेगी। तो जो शिव रमन है, 60 रुपये जो है उसमें एक वही है, उसके पास खुद की ज़मीन तो है नहीं, तो किसी और के यहाँ मजदूरी करता है और उसको 160 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं। अब आप वही कि कितने से कम रुपए मिलते हैं, और वो भी उसको केवल 5 से 7 महीनों के बीच में मिलते हैं। जो बाकी का जो महीने होते हैं उसमें वो उसके पास कोई कार्य नहीं होता है, जिसमें वो अन्य कार्य ढूंढता रहता है या छोटे मोटे कार्य कर लेता है। अब शिव रमन की जो पत्नी है उसका नाम क्या है? हमने अभी बात की थी कि शिव रमन क्या काम करता है, वो किसी और के यहाँ मजदूरी का कार्य करता है। जो शिव रमन की जो पत्नी है वो भी क्या करती है, वहीं पे उसको भी कार्य मिला हुआ है और उसको उसी कार्य के लिए 100 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं। यहाँ आप समझ पा रहे होंगे कि 160 रुपये तो शिव रमन को मिलते हैं और शशिकला जो कि उसकी पत्नी है उसको 100 रुपये मिलते हैं। अर्थात यहाँ पर हमने वही बात कर दी ना कि पुरुष और महिलाओं दोनों की इनकम में क्या है, अलग अलग है, सेम कार्य के लिए, जिसकी हम पिछले चैप्टर में बात कर चुके हैं। तो ये जो महिला है वो क्या हो गई, शशिकला क्या हो गई, असुरक्षित में भी असुरक्षित हो गई, क्योंकि जो शिव रमन है वो मोची परिवार से ताल्लुकात रखता है। अर्थात मोची परिवार वो पिछड़ी जाति का हो गया तो वो असुरक्षित हो गया। इसके अलावा खुद की ज़मीन नहीं है तो फिर वो असुरक्षित हो गया, और उसकी जो पत्नी है उसके साथ भेदभाव हो रहा है तो वो भी असुरक्षित हो गई। आगे ना बात समझ में? असुरक्षित में सुरक्षित। ठीक है बच्चों। अब जो इसका जो परिवार है शिव रमन का, वो 8 मेंबर का परिवार है। उसमें एक उसकी बूढ़ी माँ है जो कि विधवा है, और वो ऐसी मतलब उनकी उम्र बहुत अधिक है, 65 वर्ष है, तो वो अपना कार्य खुद नहीं कर पाती, उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता होती है। इसके अलावा शिव रमन की बहन भी है जो कि 25 वर्ष की है, जिसके लिए शिव रमन को कोई रिश्ता देखना है, लेकिन वो नहीं देख पाता क्योंकि उसकी जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, उसके लिए कोई योग्य वर वो ढूंढ नहीं पा रहा है। तो शशिकला और जो उसकी बहन है उन दोनों में आपस में बनती ही नहीं है, क्योंकि शशिकला को उसकी बहन क्या लगती है, बोझ लगती है। आगे बच्चों समझ में? अब शिव रमन के 4 बच्चे हैं, उसमें 3 लड़कियां हैं और 1 लड़का है। अब आप सोच पा रहे होंगे कि 3 लड़कियों के बाद 1 लड़का है, अर्थात उसने ये सोचा होगा शिव रमन ने कि लड़का है जो कि उसका भविष्य है, इसीलिए वो 3 लड़कियां हो गई।
ठीक है बच्चों। तो उन 3 लड़कियां हैं, उनको कोई भी तरीके से विद्यालय नहीं भेजा जाता है, वो केवल घर में रहती हैं, घर के कामकाज संभालती हैं, उनके पास ना कोई किताबें हैं क्योंकि किताबें उनके लिए क्या हैं, विलासिता की वस्तु है। जबकि वो बेटा है, उसको शिवरमन विद्यालय भेजना चाहता है। मैंने बताया ना, क्योंकि उसे क्या लगता है कि वही वो क्या है, उसका भविष्य है। वो ये देखता है कि यदि मैं लड़कियों को शिक्षा दूंगा तो मेरे सारे पैसे वो खर्च हो जाएंगे, जबकि लड़कियों को क्या करना है, उसको जल्दी से उनकी क्या कर देनी है, शादी करनी है। अब इनकी जो इनकम है वो बहुत कम है, हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो इसमें वो इतना सा ही कर पाते हैं कि 2 टाइम की रोटी जुटा पाते हैं, जिसमें भी वो क्या करते हैं, जो सबको सब आपस में बराबर नहीं मिलता। जो लड़कियां हैं वो कुपोषण की शिकार भी हैं, और जो लड़का है उसके लिए वो कभी कभी दूध मंगाते हैं। तो यहाँ पर एक बात यहाँ पर ध्यान देने लायक है कि लड़कियों और लड़कों दोनों में कितना डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, कितना भेदभाव हो रहा है। लड़कियों के लिए शिक्षा भी नहीं है तो लड़के को वो शिक्षा देना चाहते हैं। लड़कियों के लिए 2 टाइम का खाना भी नहीं जल्दी से वो अवेलेबल करवा पाते, तो लड़के के लिए वो दूध भी ले आते हैं। आए बच्चों समझ में। तो इस तरीके से ये जो पूरा परिवार है शिवरमन का, वो असुरक्षित तो है ही, क्योंकि वो क्या है, पिछड़ी जाति का है। इसके अलावा जो उनके यहाँ पर जो श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं शिवरमन और शशिकला, तो वो फिर असुरक्षित हो गए। और इनके घर में जो उसकी माँ है विधवा, जो कि अपनी मृत्यु का इंतज़ार कर रही हैं, उसकी जो लड़कियां हैं जिनको कोई शिक्षा नहीं दी जाती, घर के कामकाज कराए जाते हैं, उसकी बहन है वो भी घर का कार्य करती है, तो उनके साथ भी क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। तो बच्चों के साथ भी, लड़कियों के साथ भी और विधवाओं के साथ भी असुरक्षित है वो लोग, क्योंकि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। तो आए गए बच्चों समझ में। तो इस शिवरमन की कहानी जो हमने पूरी पढ़ी है, उससे आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमारे भारत देश में असुरक्षित समूह में भी असुरक्षित और उसके भी असुरक्षित लोग पाए जाते हैं, जिनके निर्धन होने की, उनके साथ भेदभाव होने की संभावना बहुत अधिक होती है। ठीक है बच्चों। अब आगे के लिए हम देखते हैं कि हमारे पूरे भारत देश में, हमने बात की कि 22% लोग क्या हैं, गरीब हैं। तो हमारे भारत देश में भी विभिन्न राज्यों में निर्धनता का प्रतिशत कैसा है। तो भारत के विभिन्न राज्यों की यदि हम तुलना करेंगे तो बहुत से ऐसे राज्य हैं जो कि निर्धनता प्रतिशत 22% है, उससे भी अधिक गरीब हैं, अर्थात वहाँ गरीबी का स्तर बहुत अधिक है। और कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ 22% से कम लोग क्या हैं, निर्धन हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि भारत के विभिन्न राज्यों में निर्धनता के प्रतिशत में असमानताएं पाई जाती हैं। तो आइए हम देखते हैं कि क्या स्थिति है कि प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात समान नहीं है। सभी राज्यों में निर्धन लोगों के प्रतिशत में असमानता पाई जाती है। निर्धनता कम करने की दर भी क्या है, सभी राज्यों में अलग अलग है। भारत में निर्धनता हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, कितनी है, 22%। आगे बच्चों समझ पे। अब आपके सामने ये जो दिखा रखा है डायग्राम, वो तो आपकी किताब में भी है, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो भारत के प्रमुख राज्य हैं उसमें निर्धनता प्रतिशत कितना कितना है। ठीक है बच्चों। यहाँ फिर हम पेन चेंज करते हैं और देखते हैं जो बिहार है, आप देख पा रहे हैं 33.7%। हमारे भारत का कुल कितना है, 22% हुआ, ये दिखाया हुआ है 22%। ठीक है बच्चों कि भारत का तो 22% है, उसकी तुलना में ये जो 5 राज्य हैं, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन 5 राज्यों में भारत के राज्य की निर्धनता प्रतिशत से भी अधिक निर्धनता पाई जाती है। और उसमें भी सर्वाधिक निर्धनता वाला राज्य कौन सा है, बिहार, और यहाँ पर है 33.7%। अब यहाँ निर्धनता क्यों कम पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद 32.6 उड़ीसा की, असम की 32, मध्य प्रदेश की 31.6 और 29.4 उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अब निर्धनता जो हमारे भारत देश की 22 है, उससे कम कौन से राज्य हैं, 20.9 कर्नाटका, पश्चिमी बंगाल 20%, महाराष्ट्र 17.4, गुजरात 16.6, 14.7 राजस्थान, 11.3 तमिलनाडु, 11.2 हरियाणा, आंध्र प्रदेश 9.2, पंजाब 8.3, हिमाचल प्रदेश 8.1 और केरला 7.1। केरला के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि केरला सर्वाधिक शिक्षित राज्य है। तो आप ये भी देखेंगे, यदि आप शिक्षा के आंकड़े उठा के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जहाँ शिक्षा अधिक है वहाँ निर्धनता भी क्या है, कम है। तो दोनों का अपोजिट रिलेशन है। आ गया बच्चों समझ में। अब हम यदि भारत के राज्य जहाँ पर सर्वाधिक निर्धनता है उसको हम देखें तो हमने जैसे कि बात की थी अभी, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, पटना में, ये बिहार में और असम में, ये जो 5 राज्य हैं वहाँ पर सर्वाधिक निर्धनता है। और ये निर्धनता किससे है, जो भारत के प्रतिशत से उससे भी अधिक है।
ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम ये सारी बातें कर चुके हैं। इसके अलावा यही बातें यहाँ पर लिखी हुई है जिसको कि आपको अपनी कॉपी में लिखना है और इसको याद भी रखना है। वही बात, मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार व उड़ीसा में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से ज़्यादा है। और आपको बिहार का और उड़ीसा का, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक निर्धनता है तो उसको आपको याद भी रखना है। तो बिहार में कितनी है 33.7% और उड़ीसा में है 32.6। अब आप ये देखेंगे कि जो उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश हैं, ये जो 4 राज्य हैं, वहाँ ग्रामीण निर्धनता के साथ साथ नगरीय निर्धनता भी बहुत अधिक पाई जाती है। समझ में आ रहा है कि इन 4 राज्यों में से भी उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश, इन 4 राज्यों में ग्रामीण निर्धनता तो पाई जाती है अधिक, इसके अलावा नगरीय निर्धनता भी बहुत अधिक पाई जाती है। ठीक है, अब हम आगे के लिए देखें कि कौन से वो राज्य हैं जहाँ पर निर्धनता, जो भारत के राज्य हैं उनसे भी, भारत की जो कुल निर्धनता है उनसे कम है, हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपको दिखा रखा है, जो ये रेड हैं दिख रहे हैं ना, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु, और यहाँ पर है पश्चिम बंगाल। तो इन राज्यों में निर्धनता बहुत कम पाई जाती है। इन राज्यों की निर्धनता में गिरावट है वो बहुत अधिक तेज़ी से हुई है। और पंजाब और हरियाणा, यहाँ पर तो हरित क्रांति का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था, कृषि बहुत अच्छे से होती है, तो यहाँ पर लोगों में निर्धनता तो बहुत कम पाई जाती है। ठीक है बच्चों, अब यही बात सारी यहाँ लिखी हुई है कि केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिमी बंगाल में निर्धनता में क्या हुई है, गिरावट हुई है। सर्वाधिक गिरावट है यहाँ। पंजाब और हरियाणा में उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम है। अब आपसे पूछ सकते हैं कि पंजाब और हरियाणा में निर्धनता कम क्यों पाई जाती है? क्योंकि वहाँ कृषि वृद्धि दर बहुत उच्च है। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव भी इन दोनों राज्यों में पड़ा था, तो इस वजह से वहाँ कृषि बहुत अधिक होती है, तो वहाँ के लोग कम निर्धन पाए जाते हैं। इसके बाद यदि हम केरल की बात करें तो केरल ने अधिकतर मानव संसाधन पर, हमने बात की थी ना कि केरल सर्वाधिक शिक्षित राज्य है, तो वहाँ पर मानव संसाधन पर बहुत अधिक बल दिया गया है, इसी कारण वहाँ पर निर्धनता बहुत कम पाई जाती है। ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। हम फर्स्ट लेसन से 4th लेसन पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड आएंगी कि किस तरह से शिक्षा पर निवेश किया जाता है तो निर्धनता भी क्या होती है, कम होती है। पश्चिमी बंगाल में जो भूमि सुधार उपाय है उससे निर्धनता कम हुई है, क्योंकि भूमि सुधार उपाय की वजह से जो किसान जिनके पास ज़मीन नहीं थी उनको भी क्या कर दिया गया, ज़मीन का आवंटन कर दिया गया। सभी लोगों के पास ज़मीन आई। भूमि सुधार उपाय अच्छे तरीके से वहाँ पालित किए गए, उस वजह से वहाँ पर के किसानों में गरीबी कम देखने को मिलती है और टोटल और निर्धनता भी वहाँ पर कम है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज का सार्वजनिक वितरण से क्या हुआ है, सुधार। मतलब यहाँ सारे रीज़न दे रखे हैं कि जिन राज्यों में निर्धनता कम है तो वो क्यों है। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, यहाँ पर क्या है, अनाज का सार्वजनिक वितरण। आपने देखा होगा कि सहकारी रूप से वितरण किया जाता है, तो लोगों को अनाज वगैरह प्रदान किया गया, तो जिनसे उनका पौष्टिक स्तर बढ़ा और उनमें निर्धनता कम हुई। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने जाना असुरक्षित समूह के बारे में कि कौन से सामाजिक समूह हैं और कौन से जो आर्थिक समूह हैं वो असुरक्षित होती हैं, जिनके निर्धन होने की आशंका बहुत अधिक होती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि भारत के जो विभिन्न राज्य हैं जिसमें कि निर्धनता का प्रतिशत क्या होता है, जो भारत का जो कुल प्रतिशत है उससे भी अधिक है, और कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनमें निर्धनता का प्रतिशत जो भारत का जो प्रतिशत है उससे कम है। ठीक है बच्चों, तो आशा है कि आपको सारा चीज़ समझ में आ गई होगी और आप सारी चीज़ें अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। अब आगे के वीडियो में हम क्या जानेंगे, अभी तो हमने बात की कि भारत में किस प्रकार से असमानताएं पाई जाती हैं विभिन्न राज्यों में। आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि विश्व के जो विभिन्न देश हैं उसमें निर्धनता का प्रतिशत किस प्रकार पाया जाता है और कितनी असमानताएं पाई जाती है। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।